वेलकम टू सॉलिड स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। आज हम नंबर ऑफ वॉइड्स पर एटम इन HCP एंड CCP पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि HCP जो लास्ट टाइम हमने देखा हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, इसका दूसरा नाम है ABAB टाइप स्ट्रक्चर, और दूसरा देखा था CCP या FCC यानी कि क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, या FCC का लॉन्ग फॉर्म क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसका और एक नाम है ABC पैकिंग। तो ये दोनों पैकिंग्स एक्चुअली थ्री डायमेंशनल है। ABAB टाइप पैकिंग थ्री डायमेंशनल है और ABC पैकिंग भी थ्री डायमेंशनल है। और थ्री डायमेंशनल पैकिंग हमने कैसे तैयार की, ये लास्ट टाइम हमने बहुत डिटेल में देखा है। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए टेट्राहेड्रल होल किसे कहा जाता है। टेट्राहेड्रल होल, आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल होल या टेट्राहेड्रल वॉइड होल यानी कि वॉइड, फर्स्ट जो लेयर है वो ब्लू कलर के स्फीयर्स बताए गए हैं, और जो उसके ऊपर जो सेकंड लेयर है उसका जो स्फीयर है रेड कलर से बताया गया है। तो जो फर्स्ट लेयर है उसके थ्री स्फीयर्स आपस में जुड़े हुए हैं, अलाइन हैं, और उनके बीच में एक ट्रायंगुलर शेप वैकेंट स्पेस मौजूद है, एम्प्टी स्पेस मौजूद है, जिसका जो शेप है ट्रायंगुलर है। और ठीक उसके ऊपर हमने रेड कलर का स्फीयर रखा है, जिसकी वजह से वो स्पेस बाद में हमको नजर नहीं आएगा, लेकिन अब वो स्पेस टोटली 4 स्फीयर्स के बीच में है। और 4 स्फीयर्स में से 3 स्फीयर्स लोअर लेयर के हैं, फर्स्ट लेयर के हैं, और एक स्फीयर अपर लेयर का है यानी कि सेकंड लेयर का है। तो इस वजह से जो एम्प्टी स्पेस तैयार हुआ है, ये एम्प्टी स्पेस का जो शेप है बच्चों, ये टेट्राहेड्रल शेप नहीं रहेगा, बल्कि जब ये 4 स्फीयर्स के सेंटर्स को हम कनेक्ट करेंगे तो एक टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री हमको मिलेगी, और इसीलिए इसे टेट्राहेड्रल वॉइड कहा गया। तो आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए कि इस एम्प्टी स्पेस का शेप टेट्राहेड्रल है, बल्कि इस स्पेस के अतराफ जो 4 स्फीयर्स है, अगर हम उनके सेंटर्स को कनेक्ट करते हैं तो हमको एक ज्योमेट्रिकल शेप मिलेगा जिसका नाम टेट्राहेड्रल है। और इसी वजह से इस एम्प्टी स्पेस को क्या कहा जाता है, टेट्राहेड्रल होल या टेट्राहेड्रल वॉइड। अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में पैदा होता है कि ऐसे पूरे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, अब हम ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ऐसे टोटल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड मौजूद होते हैं। ओके, तो ये पर एटम का हम हिसाब लगाएंगे कि हर एटम के पीछे यानी हर एटम के अतराफ कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स तैयार हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक टेट्राहेड्रल वॉइड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं ये रेड स्फीयर के ऊपर और 3 स्फीयर रख देता हूं, कौन से लेयर के, थर्ड लेयर के, जब मैं ये रेड कलर के स्फीयर पर और 3 स्फीयर्स रख देता हूं थर्ड लेयर के, सपोज वो ब्लू कलर के है, तो आपको लगेगा कि और एक टेट्राहेड्रल वॉइड तैयार हो चुका है जो कि इस रेड स्फीयर के ऊपर है। तो इस रेड स्फीयर को हम स्टडी के लिए सिलेक्ट किया हमने। रेड स्फीयर के नीचे एक टेट्राहेड्रल वॉइड है और रेड स्फीयर के ऊपर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो बच्चों, ये रेड स्फीयर यानी एक एटम, तो पर एटम कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हुए, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हुए। कितने हुए, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो हम यह लिखेंगे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर एटम। ओके,
और ये 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स कैसे आ रहे हैं? एक टेट्राहेड्रल वाइड नीचे की लेयर में है और एक टेट्राहेड्रल वाइड ऊपर के लेयर में है। ओके, अब ऑक्टाहेड्रल वाइड का हम कैलकुलेशन करेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे तैयार होते हैं। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल वाइड को आप इस फिगर में देखिए, यहां पर ये देखो बच्चों, जो ब्लू कलर के स्फीयर्स नजर आ रहे हैं तो वो नीचे की लेयर है और वो 3 स्फीयर्स है। ओके, और 3 स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं और ये 3 स्फीयर्स के बीच में आपको एक एम्प्टी स्पेस नजर आ रहा है और उसका शेप रहेगा बच्चों जैसा पहले था, ट्रायंगुलर शेप। लेकिन ठीक उसके ऊपर हमने 3 रेड कलर के स्फीयर्स रखे हैं और ये 3 रेड कलर के स्फीयर्स के बीच में भी एक ट्रायंगुलर शेप का एम्प्टी स्पेस नजर आ रहा है। तो ये दो जो एम्प्टी स्पेस है दोनों का शेप ट्रायंगुलर है, लेकिन ये जो ट्रायंगुलर शेप के 2 ट्रायंगल्स है, ट्रायंगुलर शेप के जो एम्प्टी स्पेसेस है वो एक दूसरे को इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं। एक का शेप इस तरह से है जो नीचे की लेयर में है, फर्स्ट लेयर में है, और एक ट्रायंगल का शेप ये इस तरह से है जो कि सेकंड लेयर में है। और इस ओवरलैपिंग की वजह से जो एम्प्टी स्पेस आपको नजर आ रहा है, ये बीच का स्पेस, इस स्पेस को हमने क्या कहा है? ऑक्टाहेड्रल वाइड, ये वाला स्पेस। ओके, और तो ये ऑक्टाहेड्रल स्पेस या ऑक्टाहेड्रल जो वाइड है इसका शेप ऑक्टाहेड्रल नहीं होता है बच्चों, बल्कि इसके जो टचिंग स्फीयर्स है, कितने टचिंग स्फीयर्स है? 6। ओके, 3 इन द लोअर लेयर एंड 3 इन द अपर लेयर। ये 6 स्फीयर्स के सेंटर्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो एक ज्योमेट्री फॉर्म होती है, उस ज्योमेट्री का नाम ऑक्टाहेड्रल है। ओके, अब ये आप यहां पर देखिए इस फिगर में, यहां पर देखिए, इसमें आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि ऑक्टाहेड्रल वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड किस तरह से नजर आएंगे। बच्चों, जो नीचे की जो लेयर है ये लेयर फर्स्ट है, ये नीचे की जो आपको बताई गई है थोड़े लाइट कलर से, ये फर्स्ट लेयर है, और उसके ऊपर थोड़ा डार्क कलर से, डार्क रेड कलर से लेयर 2 बताई गई है। तो 2 लेयर आप इस तरह से रखे हैं कि जिसमें ये ए बी टाइप पैकिंग है। बच्चों, HCP और CCP दोनों में पहले 2 लेटर्स कॉमन है, ए बी, तो फर्स्ट 2 लेयर्स सेम रहेंगे दोनों भी पैकिंग में, HCP में और FCC में, क्योंकि दोनों की लेटर्स देखिए आप AB और इधर भी AB, यानी 2 लेयर्स सेम रहेंगे। ठीक है, तो आप इस लेयर में देखिए कि जो O से बताए गए हैं, O लिखा गया है, तो O मतलब ऑक्टाहेड्रल वाइड फॉर्म हो रहे हैं। और ऑक्टाहेड्रल वाइड में आप ध्यान से देखिए कि ऊपर के लेयर के 3 स्फीयर्स है और नीचे के लेयर के 3 स्फीयर्स है। ओके, नीचे के लेयर के 3 स्फीयर्स है और ऊपर के लेयर के 3 स्फीयर्स है, और उसको O के जरिए बताया गया है। और टेट्राहेड्रल वाइड्स देखिए जिसको T के जरिए बताया गया है, लेटर T लिया गया है, तो वो टेट्राहेड्रल वाइड के फॉर्मेशन में आप देखिए कि नीचे के लेयर के 3 स्फीयर्स और ऊपर के लेयर का 1 स्फीयर, इस तरह से ये बताया गया है। तो इसको आप इस फिगर में भी देख सकते हो, यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी टेट्राहेड्रल वाइड्स बताए गए हैं और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बताए गए हैं। तो अब ऑक्टाहेड्रल वाइड पर स्फीयर कितने रहेंगे? तो यहां पर लिखा है कि द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड is half that of tetrahedral wides, thus there is 1 octahedral wide per atom. ऑक्टाहेड्रल वाइड्स ये हाफ रहेंगे एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल वाइड्स, यानी कि 1 ऑक्टाहेड्रल वाइड पर एटम रहेगा।
एक एटम के अतराफ कितना ऑक्टाहेड्रल रहेगा 1, और एक एटम के अतराफ कितने टेट्राहेड्रल रहेंगे 2। ओके, तो यहां पर रिमेंबर बोल के लिखा है, देखिए, इफ n denotes number of particles then number of tetrahedral void is 2n and that of octahedral void is n। यानी अगर किसी क्रिस्टल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n है, n इतने पार्टिकल्स हैं, तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितने रहेंगे। अभी हमने देखा कि पर एटम 2 होते हैं, पार्टिकल मतलब एटम, उसमें n एटम्स है, किसी क्रिस्टल में n एटम्स है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने रहेंगे, यस 2n रहेंगे, 2n। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने रहेंगे, पर एटम 1 है और हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स n है टोटल, तो फिर वो कितने रहेंगे, n रहेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर ये कंसेप्ट और हमको क्लियर करना है, तो थोड़ा हम आगे चलते हैं। 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर एटम, हर एक एटम के अतराफ 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, 2 टेट्राहेड्रल। कैसे होते हैं, एक नीचे के लेयर में और एक ऊपर के लेयर में। ये हमको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है। सेकंड पॉइंट है 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम, हर एक एटम के अतराफ एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मौजूद होता है। ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है, उस क्रिस्टल का ऑब्जर्वेशन किया है, लेकिन मैथमेटिकली भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि एक एटम के अतराफ सिर्फ एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मौजूद होता है। इसको हमको मैथमेटिकली प्रूव करना है बच्चों, तो हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। आप इस नीचे वाली डायग्राम को, इसको आप ध्यान से देखिए, ये यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है। ओके, ये यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल का नाम क्या है बच्चों, हमने देखा है कि सिंपल यूनिट सेल होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। तो ये कौन सा यूनिट सेल नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल सही है, ये FCC है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्यों कहा गया, क्योंकि यहां पर आप देखिए कि इस क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर पर एक एटम रखा हुआ है, हर एक कॉर्नर पर एक एटम रखा है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, ये 8 कॉर्नर्स है और 8 एटम्स रखे हैं, और हर एक फेस के सेंटर में एक एटम रखा है, हर एक फेस के सेंटर में एक एटम रखा है, इसीलिए इसे FCC कहा जा रहा है। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने इसको कैलकुलेट भी किया है कि FCC में टोटल कितने एटम्स होते हैं, 4 एटम्स होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि ये FCC यूनिट सेल कई बार रिपीट हो रहा है, तो इसके अतराफ बहुत सारे यूनिट सेल मौजूद है। तो जो कॉर्नर का जो एटम है वो कितने यूनिट सेल में डिवाइड हो रहा है बच्चों, 8 यूनिट सेल में डिवाइड हो रहा है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो कॉर्नर का हमने इसको कैलकुलेट किया था कि नंबर ऑफ एटम्स इन FCC इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स multiplied by share of each corner plus number of face centered atoms multiplied by share of each face। ये लास्ट टाइम भी हमने देखा है। इसके वैल्यूज पुटअप कीजिए। नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स कितने हैं, 8। शेयर ऑफ ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर का शेयर कितना है, 1/8, क्योंकि हर एक कॉर्नर ये 8 यूनिट सेल में डिवाइड हो चुका है, तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, 1/8, प्लस नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड एटम्स कितने हैं, 6, और शेयर ऑफ ईच फेस कितना है, 1/2।
तो फिर इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर 1 और इसका आंसर 3। 1 + 3 = 4। ये हो गया। तो नंबर ऑफ एटम्स इन FCC कितना होगा बच्चों? 4 एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। FCC नंबर ऑफ एटम्स। अभी फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने रहेंगे। ओके, तो ये एटम्स का क्लियर होगा आपको कि FCC में 4 एटम्स होते हैं। ये लास्ट टाइम भी देखे हैं, ये रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन हमको अभी फिलहाल कि इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने फॉर्म हो सकते हैं FCC में, वो हमको देखना है। आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये सेंटर में आपको एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताया गया है। क्यों बताया गया है सेंटर में? यानी सेंटर में खाली जगह तैयार हो रही है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने स्फीयर्स के बीच में तैयार होता है? बोलिए, 3 स्फीयर्स के बीच में, या 6 स्फीयर्स के बीच में, या 4 स्फीयर्स के बीच में? हाँ, 6 स्फीयर्स के बीच में। वेरी गुड। तो 6 स्फीयर्स के बीच में जो खाली जगह है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो डियर स्टूडेंट, ये जो एम्प्टी स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस 6 स्फीयर्स के बीच में है या नहीं है, आप चेक कीजिए। देखिए, यहाँ पर मैं स्फीयर्स काउंट करूंगा। ये फर्स्ट स्फीयर सपोज, ये फेस सेंटर का, ये सेकंड फेस सेंटर का सेकंड स्फीयर, ये थर्ड वाला फेस सेंटर का थर्ड स्फीयर, ये फेस सेंटर का फोर्थ स्फीयर, ये वाला। उसके बाद ये सामने एक जो सामने फेस है ये फिफ्थ वाला, और जो बैक साइड में जो फेस है ये सिक्स्थ वाला स्फीयर। ओके, तो 6 स्फीयर्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसकी वजह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म हो रहा है। कहाँ पर फॉर्म हो रहा है? एट द बॉडी सेंटर, उस यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में तैयार हो रहा है। कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड तैयार हो रहा है? 1। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ octahedral void at body center equals to 1। ये एक फॉर्म हुआ है। अब और कहाँ दूसरी तरफ फॉर्म हो रहा है ये हमको देखना है। इसके लिए आप इस फिगर को देखिए। अभी यहाँ पर क्या बताया गया है कि 4 यूनिट सेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप बोलेंगे 4 क्यों बताएं? ज़्यादा बताना चाहिए था। बिल्कुल बता सकते थे, लेकिन हमने स्टडी के लिए 4 सिलेक्ट किए हैं। आप यहाँ पर 40 भी बता सकते हैं, बहुत सारे बता सकते हैं, क्योंकि यूनिट सेल रिपीट होने की वजह से तो क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है। तो बहुत सारे यूनिट सेल्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हमने हमारी स्टडी के लिए 4 यूनिट सेल्स लिए हैं। डियर स्टूडेंट, आप ये ऐसे मान लीजिए कि ये जो है फर्स्ट यूनिट सेल है, ये सेकंड यूनिट सेल है, ये थर्ड वाला है, और ये फोर्थ वाला है। अब हमको स्टडी क्या करना है कि ये 4 यूनिट सेल के बीच में ये एक दूसरे से जुड़े होने की वजह से कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड तैयार हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो एज है जिसको यहाँ पर बताया गया है, ये एज है, और ये एज के सेंटर में यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तैयार हो रहा है, जो ब्लैक कलर से, और जिसको मैंने ऑरेंज कर दिया हूँ। यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तैयार हो रहा है। कहाँ तैयार हो रहा है? एज के सेंटर में तैयार हो रहा है। ओके, ये एज है, और ये एज कॉमन थी 4 यूनिट सेल्स के बीच में। तो यहाँ के इसके सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तैयार हो रहा है। अब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों तैयार हो रहा है? वाई? क्योंकि यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर आपको 6 स्फीयर्स नजर आएंगे। 6 स्फीयर्स, वो कौन से जरा हम देखेंगे। देखिए, सपोज ये वाला स्फीयर, ये 1 नंबर दे देंगे, उसके बाद सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और फिफ्थ वाला कौन सा है बच्चों? ये वाला कॉर्नर का, ये फिफ्थ, और ये बैक साइड के कॉर्नर का सिक्स्थ। इस तरह से तो ये 6
स्फीयर्स के बीच में एक वॉइड तैयार हो रहा है और ये वॉइड एग्जैक्टली कहां पर है? एज के सेंटर में है, उस यूनिट सेल के एज के सेंटर में है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हर एक यूनिट सेल को नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं? नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं? लास्ट टाइम ने देखा है 12 एजेस होते हैं। तो ये हर एक एज कितने यूनिट सेल में शेयर हो रही है? हर एक एज, जिस एज की हम स्टडी कर रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिए, कितने यूनिट सेल में शेयर हो रही है ये वाली एज? 4 यूनिट सेल में। ओके, तो हर एक एज 4 यूनिट सेल में शेयर हो रही है। तो देखो बच्चों, यहां पर हम इसको कैसे लिखेंगे कि शेयर ऑफ ईच एज सेंटर, एज के सेंटर में जो वॉइड है इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ ईच एज। तो नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? 12 मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ ईच एज। हर एक एज कितने यूनिट सेल में डिवाइड हो रही है? 4, 1/4। तो आंसर आ रहा है 3। आंसर आ रहा है 3। तो शेयर ऑफ, यहां पर तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एट एज सेंटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ ईच एज। नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? 12, और हर एक एज का शेयर कितना है? वो कितने यूनिट सेल में तकसीम हो रहा है, डिवाइड हो रहा है? 4 यूनिट सेल में। तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा? 1/4। तो इसका आंसर आएगा 3। तो डियर स्टूडेंट, हमको एफसीसी में टोटल कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मौजूद होते हैं इसका हिसाब लगाना है। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला तैयार करेंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एट बॉडी सेंटर प्लस नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एट एज सेंटर। ये फॉर्मूला हमने तैयार किया है, ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले। अब इसमें हम इनके वैल्यूज पुटअप करेंगे। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एट बॉडी सेंटर, यानी इस यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड मौजूद होते हैं। अभी हमने देखा इस नीचे वाली फिगर में कि ये वाला, कि यहाँ पर सिर्फ एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसके बॉडी के सेंटर में होता है। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करेंगे 1 प्लस नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एट एज सेंटर। एज के सेंटर में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं वो भी हमने भी कैलकुलेट किया, उसका आंसर कितना आया है? 3। तो इसका आंसर आएगा 4। ओके, तो इस तरह से किसी भी एफसीसी यूनिट सेल में टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला तैयार किया, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम इन एफसीसी। एफसीसी में हर एक एटम पर कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड मौजूद होते हैं हर एक एटम के अतराफ। तो उसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी। अब सिर्फ हमको इसमें वैल्यूज पुटअप करना है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अभी हमने कैलकुलेट किया, कितने हैं? 4, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी, वो भी अभी हमने कैलकुलेट करा, वो कितने हैं? 4। तो इसका आंसर आ रहा है बच्चों 4/4, 4 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब
नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम इन FCC इज इक्वल टू 1। ये हमने अब प्रूव करके, मैथमेटिकली प्रूव करके बताया है। तो इस तरह ये हमको साबित करने के लिए ये हम साबित कर सकते हैं इसको। और ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट इन BCC। क्या पूछा गया बच्चों? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी कि BCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? ओके, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, थोड़ा हम इसको डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने देखा कि BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? ये लास्ट टाइम ने कैलकुलेट किया था, 2 होते हैं, सिर्फ 2 एटम्स होते हैं। तो फिर अब हमारे को ये रूल मालूम है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने रहने चाहिए? पर एटम कितना होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड? 1 होता है। एक एटम के पीछे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो हमारे BCC में कितने एटम्स हैं? 2। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने रहेंगे? 2। ओके, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये कितने रहेंगे? इसका भी हमको हिसाब मालूम है कि पर एटम टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 2 होते हैं। पर एटम कितने होते हैं? 2। और यहाँ पर BCC में एटम्स कितने हैं? 2 एटम्स हैं। तो पर एटम 2 होते हैं, तो 2 एटम के लिए कितने हो जाएंगे? 4। यहाँ पर 4 आएगा आंसर। ओके, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड की जो तादाद है ये हमेशा ऑक्टाहेड्रल वॉइड के मुकाबले में डबल होती है, दोगुनी होती है। इसीलिए हम नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 4 लिखे। ओके, समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट इन SCC। SCC का लॉन्ग फॉर्म आपको पता है? यस, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, SCC। तो SCC सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में हमको पता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 1। ये लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया है। सिर्फ एक एटम होता है SCC में, जिसको हम कभी कभी SC भी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे बच्चों? हमारा रूल क्या है कि एक एटम के पीछे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम 1 है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने रहेंगे? 1। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स बताइए कितने रहेंगे? एक एटम के पीछे रूल क्या है? 2 होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पर एटम 1 है, इसीलिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2 है। ये इसका हमारा फाइनल आंसर हो गया है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड्स। साइड्स का मतलब वॉइड्स होता है बच्चों, साइड्स इन ब्रैकेट वॉइड्स इन ए क्यूबिकल क्लोज पैक्ड एरे ऑफ n स्फीयर्स इज। और 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है n/2, सेकंड ऑप्शन 2n, थर्ड ऑप्शन n, फोर्थ ऑप्शन 4n। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? क्या सवाल पूछा गया है कि क्यूबिकल क्लोज पैक्ड एरे, क्यूबिकल क्लोज यानी ये आपको पता है कि इसको अगर फर्स्ट लेटर लेते हैं क्यूबिकल का C और क्लोज का C, पैक का P, तो क्या नाम तैयार होता है बच्चों? CCP। यानी CCP जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जिसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? यस, FCC, या तीसरा नाम क्या देते हैं? ABC टाइप ऑफ पैकिंग। इसमें अगर स्फीयर्स n है तो आपको क्या पूछा गया कि इस क्रिस्टल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की तादाद कितनी रहेगी, कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेंगे? तो हमारा वही रूल है कि जितने पार्टिकल्स उसमें मौजूद है उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेंगे। यानी एक एटम के पीछे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? n है।
n एटम्स है, n स्फीयर्स है मतलब n एटम्स है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने रहेंगे, n। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों, आंसर क्या रहेगा, थर्ड ऑप्शन यानी कि n, ये उसका आंसर है, थर्ड ऑप्शन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एटम ए, एक एटम है जिसका नाम ए है, इज एवरी एलिमेंट ऑफ एफसीसी, मतलब एफसीसी का जो क्रिस्टल है यूनिट सेल, उसमें एटम ए मेन एटम है। एटम बी इज प्रेजेंट एट एवरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एटम बी कहाँ मौजूद है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर मौजूद है। एटम सी इज प्रेजेंट एट 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड का 25% किसने ऑक्युपाई किया है, एटम सी ने ऑक्युपाई किया है। फाइंड आउट द पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये क्वेश्चन है बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। एटम ए इज एवरी एलिमेंट ऑफ एफसीसी, मतलब एफसीसी का हर एक एलिमेंट जो है उसका नाम क्या है, एटम ए है। तो अब एटम ए कितने होने चाहिए एफसीसी के अंदर, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन एफसीसी। एफसीसी का रूल क्या है, उसका कैलकुलेशन हमने किया है कि एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो फिर यहाँ पर एटम्स ए कितने रहेंगे, 4 रहेंगे, 4 एटम्स ऑफ ए के 4 एटम्स रहेंगे बच्चों। ओके, एटम बी इज प्रेजेंट एट एवरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एटम बी इज प्रेजेंट एट every octahedral void, हर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम बी मौजूद है। तो फिर एटम बी कितने होने चाहिए, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने रहने चाहिए पहले ये देखिए आप, क्योंकि यहाँ पर एटम्स कितने हैं एफसीसी में, 4 एटम्स हैं, और हर एक एटम पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, ये हमने लास्ट टाइम देखा। तो फिर यहाँ पर 4 एटम्स होने के कारण ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने रहेंगे, 4, और हर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम भी प्रेजेंट है। तो एटम बी, इनकी तादाद कितनी रहेगी, 4 एटम्स ऑफ बी। ओके, ये क्लियर हो रहा है आपको, ए की कितने एटम्स है, 4, बी की कितने एटम्स है, 4। अब एटम सी के बारे में इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एटम सी इज प्रेजेंट एट 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड के जितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं टोटल, उसका 25% जो है ये एटम सी के जरिए ऑक्युपाई किया गया है। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितने रहने चाहिए। हमारे पास का रूल है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू डबल द नंबर ऑफ एटम्स, जितने एटम्स होंगे उसके दुगने रहेंगे। अब यहाँ पर जो मेन एटम है, एवरी एलिमेंट जिसे कहा गया, 4 एटम्स है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। यस, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने रहेंगे, 8। लेकिन एटम सी के बारे में क्या कहा गया कि एटम सी इज प्रेजेंट एट 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, एटम सी इज प्रेजेंट एट 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो बच्चों इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि 25% ऑफ 8 हो गया, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, 8 है, इसका 25% मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100 हुआ। 25% मतलब क्या, 100 में से 25, 25 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको आप
जब सॉल्व करेंगे, यस, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 एटम्स। आप इसको सॉल्व करके देखिए बच्चों, 2 एटम्स आएगा इसका आंसर। तो C के कितने एटम्स हैं? 2। अब हमको क्या पूछा गया कि पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए कंपाउंड का, जो अननोन कंपाउंड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किससे मिलकर बना होता है? एटम्स से। कितने एटम्स उस मॉलिक्यूल में मौजूद है, वही उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा। तो फिर हमको यहाँ पर बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तैयार करना है। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? जो ए से, ए की कितने एटम्स है? 4। तो हम 4 कहाँ लिखेंगे? उसके बेस पर A4 लिखेंगे। बी के कितने एटम्स है? 4। तो B4। और सी की कितने एटम्स है? 2, C2। अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट नंबर है 2, अगर हर एक नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो एक सिंपल रेशियो हमको एटम्स का मिलेगा, वही उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला रहेगा। क्योंकि यहाँ पर हर एक को आप 2 से डिवाइड कीजिए, इसको भी 2 से डिवाइड कीजिए, हर एक को आप 2 से डिवाइड कीजिए, हर एक नंबर को सिंपल रेशियो मिलेगा। तो A 4/2 इसका आंसर आएगा 2। B का कितना आएगा? 2 आएगा। और C का कितना आएगा? 1, जो नहीं भी लिखे तो चलेगा। तो ये उसका फाइनल मॉलिक्यूलर फार्मूला है, A2B2C, यही फाइनल उसका आंसर है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको आज का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच।